कांग्रेस उम्मीदवारों की आज तीसरी लिस्ट आने वाली है। तीसरी लिस्ट में किसका नाम होगा, किसका कटेगा, इस पर दिल्ली में मंथन जारी है। महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कल सामने आ जाएगा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग में करीब करीब फाइनल बात हो चुकी है। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान पर फैसला होगा। कल कांग्रेस की तीसरी लिस्ट आने की पूरी उम्मीद है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता बाला साहेब थोराट, नाना पटोले, विजय नाम देवराज और सतीश पाटिल को सीईसी की बैठक में बुलाया गया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी 19 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 22 से 23 सीटें मिल सकती हैं। शरद पवार की पार्टी का 6 सीटों पर चुनाव लड़ना कंफर्म माना जा रहा है। अगर प्रकाश अम्बेडकर अलायंस में आते हैं तो उन्हें भी 4 सीटें मिलेंगी। शरद पवार चाहते हैं कि प्रकाश अम्बेडकर भी अलायंस का हिस्सा हो और इसकी बड़ी वजह है बारामती सीट, जिसमें पवार फैमिली की सियासी विरासत दांव पर है। वहीं उद्धव ठाकरे के लिए ये इलेक्शन सियासी भविष्य भी तय करेगा। दोनों ही नेताओं की पार्टियां टूट चुकी हैं और अगर प्रकाश अम्बेडकर की वीवीए अलायंस में शामिल नहीं होती है तो 4 सीटें कांग्रेस में ट्रांसफर हो सकती हैं। चुनाव का ऐलान होते ही पश्चिम बंगाल में हिंसा का ग्राफ बढ़ने लगा। इस बार केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हमला हुआ है। चुनाव का ऐलान हुआ, पश्चिम बंगाल में हिंसा की तस्वीर आनी शुरू हो गई। हिंसा का माहौल है, उसमें जो है वो तृणमूल कांग्रेस और उसके लोग चुनाव को निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल से रोकने के लिए इस तरह की हरकतें करेंगे। कूच बिहार जिले के दिनहाटा में टीएमसी नेता उदयन गुहा और बीजेपी नेता निशीथ प्रामाणिक के समर्थकों के बीच झड़प हुई है। पत्थरबाजी हुई, जमकर हाथापाई हुई, कई लोग जख्मी हो गए, पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक का दावा है कि कल रात करीब 8:30 बजे उनके काफिले पर अटैक किया गया। तृणमूल कांग्रेस की गुंडे जो है वो अटैक किया हमारे कॉन्वॉय पर। तृणमूल कांग्रेस का जो पोस्टपोल वायलेंस का बंगाल में जो मेन नायक जो है उदयन गुहा, वो भी शामिल थे। 2019 में कूच बिहार से बीजेपी जीती थी और इस बार भी बीजेपी ने निशीथ प्रामाणिक को टिकट दिया है। सियासी हिंसा की वजह से बंगाल में 7 चरणों में चुनाव हो रहा है। फिलहाल दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं और अब टीएमसी ने 24 घंटे का बंद बुलाया है। 140 दिन 9 समन, लेकिन केजरीवाल ईडी के सामने अब तक पेश नहीं हुए। अब दिल्ली के सीएम ने ईडी से बचने का आखिरी दांव भी चल दिया है। कोर्ट इस मैटर को कंसिडर कर रही है, तो हम तो बस ईडी को यही कहेंगे कि कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करिए। जब ये मैटर अंडर कंसिडरेशन है कानूनी व्यवस्था के, न्यायालय के, तो आप उनके फैसले का इंतजार करें। केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर है और इसीलिए आज दिल्ली हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन मांगी गई, लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कोर्ट ने बड़ा सवाल पूछा, केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होने में दिक्कत क्या है। सिंघवी ने दलील में कहा, ईडी के हर समन का जवाब दिया जा चुका है, वर्चुअल पेशी में केजरीवाल को कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल ने ईडी के समन की कानूनी वैधता को चैलेंज किया है। कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। दिल्ली शराब घोटाला केस में अब तक 15 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आखिरी गिरफ्तारी के कविता की हुई है। अब तक 700 समन जारी किए गए हैं। 10 से 12 लोग संदिग्धों के लिस्ट में हैं। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के साजिशकर्ताओं के लिस्ट में डाल दिया है। स्टार्टअप का इकोसिस्टम भारत की इकोनॉमी को बूस्ट दे रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स में किसकी स्टार्टअप लॉन्चिंग फेल हो रही है, आज मोदी जी ने समझा दिया। सभागृह भरा था, पीछे भी जैसे सरकार करती है जगह हमने भर दी थी। ये अंदर की बात है, बार बार बताना। पहले तो सरकार में जैसा स्वभाव रहता है जंजीरें बांध देना, और मेरी पूरी ताकत जंजीरें तोड़ने में लगी रहती है। स्टार्टअप लॉन्च तो बहुत लोग करते हैं और पॉलिटिक्स में तो ज्यादा, और बार बार लॉन्च करना पड़ता है। किसका पॉलिटिकल स्टार्टअप फेल हुआ, तीसरे टर्म में हिंदुस्तान में क्या नया स्टार्ट होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने अलग अंदाज में सब समझा दिया। भारत मंडपम में 3 दिन का स्टार्टअप महाकुंभ आयोजित हुआ। इस आयोजन में 2000 से ज्यादा स्टार्टअप, 1000 इन्वेस्टर्स, 300 इंक्यूबेटर और 20 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मोदी सरकार में भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। देश में 1.25 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं, 110 यूनिकॉर्न हैं। स्टार्टअप ने 12,000 पेटेंट फाइल किए हैं। इस इकोसिस्टम से करीब 12 लाख नौजवान सीधे जुड़े हैं। जो 14-19 में नहीं हुआ वो 24 में होने वाला है। छिंदवाड़ा से बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस हार जाएगी, और इसको लेकर मोहन यादव इतने कॉन्फिडेंट क्यों?
29 लोकसभा सीट है, लेकिन 29 लोकसभा सीट में अभी कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। मध्य प्रदेश में अभी तक कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी नहीं की है, जिसको मोहन यादव हार का डर बता रहे हैं। 2019 में बीजेपी ने एमपी में 28 सीटें जीती थी। कांग्रेस के खाते में एकमात्र छिंदवाड़ा की सीट ही आई थी। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है और पिछली बार कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने यहाँ से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए एमपी में एक भी सीट जीतना मुश्किल है। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीट पर आज से नॉमिनेशन स्टार्ट हो चुका है। बीजेपी एमपी की सभी 29 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। मध्य प्रदेश में ओबीसी बड़ी आबादी है। 2019 लोकसभा में भाजपा को 58% और कांग्रेस को लगभग 34% वोट मिले थे, लेकिन 23 के स्टेट इलेक्शंस में बीजेपी को 48% और कांग्रेस को 40% वोट मिले। मोहन यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती छिंदवाड़ा सीट पर कमल खिलाना है। कल कांग्रेस भी एमपी की 18 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान कर सकती है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में धार्मिक जुलूस पर पथराव के बाद तनाव पसरा हुआ है। पत्थर किसने बरसाए, प्लानिंग कब की, भजनलाल सरकार इसका हिसाब लगा रही है। मस्जिद वाली गली, हिंदुओं की शोभा यात्रा, रात का वक्त और फिर ये हुआ। पत्थर बरसे, आगजनी हुई, कई लोग जख्मी हो गए। चित्तौड़गढ़ में हर साल दशमी तिथि को भगवान चार भुजनाथ की शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें ग्रामीण ढोल के साथ गांव के अलग अलग रास्ते से होकर निकलते हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा था। जैसे ही शोभा यात्रा मस्जिद के पास से गुजरी तो विवाद शुरू हो गया। पहले बहस हुई और फिर पथराव शुरू हुआ। देखते ही देखते आगजनी शुरू हो गई। इसमें कई लोग घायल हुए, एक घायल के मौत की भी खबर है। चित्तौड़गढ़ जिले के पहुना गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दूसरे जिलों से भी फोर्स मंगाकर तैनात किया गया है। विवादित इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई। इससे पहले हालात बेकाबू होते पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए हालात को कंट्रोल में लिया। फिलहाल 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।